नमस्कार दोस्तों, राजेंद्र सर ने आपके लिए ये वीडियो आसान भाषा में बनाया है। इनके चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक भी करें। आज की हमारी चर्चा हिंदी साहित्य के एक बहुत ही दिलचस्प और गहरे निबंध पर है। लेखक है हरिशंकर परसाई, जो अपने व्यंग्य के लिए जाने जाते हैं, और विषय है उपन्यास सम्राट प्रेमचंद। परसाई जी ने प्रेमचंद की एक बहुत ही साधारण सी तस्वीर देखी, जिसमें वो अपनी पत्नी के साथ है, और उस एक तस्वीर पर एक पूरा निबंध लिख डाला, प्रेमचंद के फटे जूते। और ये कोई मामूली निबंध नहीं है, ये तो एक तरह का कह सकते हैं कि साहित्यिक एक्सरे है। साहित्यिक एक्सरे, वाह। हाँ, मतलब परसाई एक तस्वीर को देखते हैं और उसके जरिए वो प्रेमचंद के पूरे व्यक्तित्व, उनके सिद्धांतों और उस दौर के समाज के पाखंड को परत दर परत उघाड़ कर रख देते हैं। बिल्कुल, और आज हम यही करने की कोशिश करेंगे। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे एक फटा हुआ जूता सिर्फ एक जूता नहीं, बल्कि एक लेखक के संघर्ष, उसकी ईमानदारी और समाज को दिखाया गया एक आईना बन जाता है। हाँ, मुझे हमेशा से ये सवाल हैरान करता रहा है कि एक फटे जूते की तस्वीर में इतनी गहराई आ कैसे सकती है। चलिए आज इसी रहस्य को सुलझाते हैं। चर्चा शुरू करने से पहले लेखक हरिशंकर परसाई के बारे में थोड़ा जानना जरूरी है, क्योंकि उनकी नज़र के बिना ये कहानी अधूरी है। हम उन्हें हिंदी के सबसे बड़े व्यंग्यकारों में से एक के तौर पर जानते हैं। आपने परसाई के व्यंग्य की बात की, और ये समझना बहुत जरूरी है कि उनका व्यंग्य सिर्फ हंसी मजाक या चुटकुलेबाजी नहीं है। वो एक हथियार की तरह है। परसाई जी का लेखन उस समय में हो रहा था जब आजाद भारत अपने पैरों पर खड़ा होने की कोशिश कर रहा था, और समाज में बहुत सी विसंगतियां थीं, पाखंड था, भ्रष्टाचार था। अच्छा। वो अपनी कलम से इन सब पर बहुत तीखी चोट करते थे। उनका व्यंग्य आपको हंसाता भी है और अंदर तक चुभता भी है, सोचने पर मजबूर करता है। यानी वो सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं, बल्कि समाज को जगाने के लिए लिख रहे थे। बिल्कुल। और प्रेमचंद के फटे जूते शायद इसी का सबसे बेहतरीन उदाहरण है। निश्चित रूप से इस निबंध में वो प्रेमचंद जैसे महान व्यक्तित्व को आधार बनाकर हमारे समाज की उस नस पर हाथ रखते हैं जो आज भी दुखती है। और वो है दिखावे की संस्कृति। तो चलिए सीधे उस तस्वीर पर आते हैं जो इस पूरे निबंध का केंद्र है। परसाई बताते हैं कि उनके सामने प्रेमचंद और उनकी पत्नी की एक तस्वीर है। प्रेमचंद ने सिर पर किसी मोटे कपड़े की टोपी, कुर्ता और धोती पहनी है। चेहरा देखकर उनकी आर्थिक स्थिति का एक अंदाजा सा लग जाता है। कनपटी चिपकी है, गालों की हड्डियां उभर आई हैं, पर घनी मूंछों के कारण चेहरा फिर भी भरा भरा लगता है। हाँ, एक बहुत ही सामान्य सादा सा चित्र, एक ऐसे लेखक का जो अपने समय का सबसे बड़ा नाम था, उपन्यास सम्राट, युग प्रवर्तक। सही बात है। लेकिन उसके हाव भाव में, उसके पहनावे में कहीं भी वो दंभ या अहंकार नहीं दिखता। और फिर परसाई का ध्यान चेहरे से उतरकर पैरों की तरफ जाता है। हाँ, और यहीं पर कहानी असल में शुरू होती है। उनके पैरों में कैनवस के जूते हैं, और उनके फीते भी, जिन्हें परसाई बंद कहते हैं, बेतरतीब बंधे हैं। दाहिने पांव का जूता तो ठीक है, मगर बाएं जूते में एक बड़ा छेद हो गया है, जिसमें से उंगली बाहर झांक रही है। और यही वो बिंदु है, वो एक डिटेल जहां परसाई की व्यंग्य दृष्टि अटक जाती है। वो फटा हुआ जूता और बाहर झांकती उंगली। कोई भी सामान्य व्यक्ति इसे देखकर शायद अफसोस करता कि इतने बड़े लेखक के पास ढंग के जूते भी नहीं थे। हाँ, बिल्कुल। परसाई भी पहले यही सोचते हैं कि अगर फोटो खिंचवाने के लिए ये पोशाक है तो रोजमर्रा में पहनने की कैसी होगी। लेकिन वो तुरंत इस विचार को खारिज कर देते। हाँ। उन्हें एहसास होता है कि इस आदमी में शायद पोशाकें बदलने का गुण ही नहीं है। ये जैसा है वैसा ही फोटो में भी है, इसमें कोई बनावटीपन नहीं है। पर मेरे मन में एक सवाल आता है। पूछे। क्या सच में उनके पास दूसरे कपड़े या जूते नहीं होंगे, या फिर ये दुनिया को एक तरह का संदेश देने का उनका अपना तरीका था? ये बहुत दिलचस्प सवाल है। और मुझे लगता है शायद दोनों बातें कुछ हद तक सही हो। प्रेमचंद ने जीवन भर आर्थिक तंगी झेली, ये एक सच्चाई है। लेकिन उससे भी बड़ी सच्चाई ये है कि वो भौतिक चीजों को, बाहरी दिखावे को महत्व ही नहीं देते थे। उनके लिए एक लेखक की असलियत उसके विचारों में थी, उसके कपड़ों या जूतों में नहीं। मतलब जो अंदर है वही बाहर है। बिल्कुल। तो ये तस्वीर उनकी आर्थिक स्थिति भी दिखाती है और उनकी विचारधारा भी।
फोटो के लिए कुछ अलग से तैयारी करने की जरूरत उन्हें महसूस ही नहीं हुई। इसी सादगी के बीच परसाई का ध्यान एक और चीज पर जाता है, प्रेमचंद के चेहरे पर मौजूद मुस्कान। वो इसे बड़ी अजीब मुस्कान बताते हैं। हाँ, कहती हैं कि ऐसा लगता है जैसे फोटोग्राफर के रेडी प्लीज कहने पर उन्होंने दर्द के किसी गहरे कुएं से मुस्कान को धीरे धीरे बाहर खींचने की कोशिश की हो। और बीच में ही क्लिक हो गया। हाँ, बीच में ही फोटोग्राफर ने बटन दबा दिया। और यहीं परसाई का विश्लेषण और गहरा हो जाता है। वो इसे सामान्य अधूरी मुस्कान मानने से इनकार कर देते हैं। वो कहते हैं ये मुस्कान नहीं, इसमें उपहास है, व्यंग्य है। उपहास, व्यंग्य। हाँ, एक ऐसी हंसी जो खुश नहीं है बल्कि कुछ देखकर मजाक उड़ा रही है। ये मुस्कान बड़ी रहस्यमयी है। इसमें खुशी तो नहीं दिखती, परसाई को लगता है इसमें व्यंग्य है। लेकिन ये व्यंग्य किस पर है? खुद पर, अपनी इस गरीबी पर, या हम सब पर? परसाई इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। वो कहते हैं कि प्रेमचंद शायद उन लोगों पर हंस रहे हैं जो दिखावे के लिए अपनी असलियत छिपाते हैं। अच्छा, वो शायद उस फोटोग्राफर पर हंस रहे हैं जो उनसे एक औपचारिक सजी सजाई मुस्कान की उम्मीद कर रहा है। और सबसे बढ़कर वो उस पूरे समाज पर हंस रहे हैं जो बाहरी आवरण को, ऊपरी चमक दमक को ही सब कुछ मान लेता है। तो ये एक बहुत गहरी, त्रासद और व्यंग्यात्मक मुस्कान है। हाँ, और यहीं से परसाई उस दौर के समाज पर, और शायद हर दौर के समाज पर, एक तीखा हमला करते हैं। वो कहते हैं कि लोग तो फोटो खिंचवाने के लिए जूते, कोट और मोटर तक मांग लेते हैं। और मजाक में लिखते हैं कि यहाँ तक कि बीवी भी मांग ली जाती है। सोचिए, और तो और लोग इत्र लगाकर फोटो खिंचवाते हैं ताकि फोटो में भी खुशबू आ जाए। आप सोचिए कितनी बड़ी बात है ये। एक अच्छी तस्वीर के लिए इंसान अपनी पहचान तक उधार लेने को तैयार है। ये तो आज के सोशल मीडिया जैसा ही है, जहां लोग वेकेशन की तस्वीरें पोस्ट करने के लिए उधार की घड़ी या दोस्त की महंगी गाड़ी इस्तेमाल कर लेते हैं। बिल्कुल, परसाई तो जैसे भविष्य देख रहे थे। सही बात है। और इसी दिखावे के दुनिया के सामने जब आप प्रेमचंद की ये तस्वीर रखते हैं तो उनका कद और भी ऊंचा हो जाता है। एक तरफ वो समाज है जो नकली चीजों से अपनी इज्जत बना रहा है, और दूसरी तरफ ये उपन्यास सम्राट है जिसे अपनी फटी हुई असलियत दिखाने में कोई शर्म नहीं है। वो दिखावे के पर्दे के पीछे छिपने में विश्वास ही नहीं करते। बिल्कुल नहीं। इसी से जुड़े एक और तुलना परसाई करते हैं, जूते और टोपी की। वो कहते हैं कि जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है। आज तो एक जूते पर 2500 टोपियां न्यौछावर होती हैं। एक मिनट, यहाँ जूते को टोपी से कीमती बताने का क्या मतलब है? ये थोड़ा और समझना पड़ेगा। यह इस निबंध का एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। यहाँ टोपी इज्जत, मान सम्मान और गरिमा का प्रतीक है। वो सिर पर पहनी जाती है। ठीक है। और जूता शक्ति, सामर्थ्य और धन का प्रतीक है। वो पैरों में होता है। परसाई कह रहे हैं कि समाज में मतलब मूल्यों का पतन हो गया है। अच्छा। अब इज्जत यानी टोपी की कीमत, धन और शक्ति यानी जूते के सामने कुछ भी नहीं है। एक अमीर और शक्तिशाली आदमी के सामने लोग अपनी इज्जत, अपना सम्मान तक कुर्बान करने को तैयार रहते हैं। इसीलिए वो कहते हैं कि एक जूते पर 2500 टोपियां कुर्बान होती हैं। बिल्कुल। वाह, मतलब समाज में सम्मान से ज्यादा सामर्थ्य को पूजा जा रहा है। और प्रेमचंद ने इस सामर्थ्यवान समाज के सामने अपनी सम्मान की टोपी कभी नहीं झुकाई, भले ही उनका जूता फट गया। आपने एकदम सही पकड़ा। प्रेमचंद ने उसूलों को, सम्मान को हमेशा दौलत से ऊपर रखा। यही बात उन्हें महान बनाती है। प्रेमचंद की हालत तो जैसी है वैसी दिख रही है, लेकिन परसाई से सिर्फ देखकर छोड़ नहीं देते, वो इसे खुद से जोड़ते हैं। हाँ, वो अपनी और प्रेमचंद की स्थिति में एक फर्क बताते हैं ना। हाँ, और ये इस निबंध का सबसे मार्मिक और शक्तिशाली हिस्सा है। परसाई कहते हैं कि मेरा जूता भी कोई बहुत अच्छा नहीं है। ऊपर से तो ठीक दिखता है, उंगली बाहर नहीं निकलती, लेकिन अंगूठे के नीचे का पूरा तला फट गया है। मेरा अंगूठा जमीन से घिसता है और कभी कभी लहूलुहान भी हो जाता है, पर ऊपर से सब ठीक दिखता है। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रेमचंद का जूता फटा है तो उंगली बाहर दिख रही है, पर उनका पैर सुरक्षित है। हाँ। और परसाई का जूता ऊपर से सही है, पर उनका पंजा नीचे से घिस रहा है, जख्मी हो रहा है। बिल्कुल, ये एक जबरदस्त प्रतीक है। प्रेमचंद ने कभी सच्चाई को, अपनी कमी को छिपाने की कोशिश नहीं की। उन्होंने पर्दे को महत्व नहीं दिया। उनकी जो कमी थी वो दुनिया के सामने थी, लेकिन उससे उनका पैर, उनका मूल व्यक्तित्व सुरक्षित था। जबकि परसाई खुद को आम आदमी का प्रतीक बनाकर कहते हैं कि हम लोग पर्दे पे कुर्बान हो रहे हैं अपनी असलियत छिपाने के लिए। हाँ,
हम अपनी असलियत, अपनी गरीबी, अपनी कमजोरियों को छिपाने के लिए अंदर ही अंदर तकलीफ सह रहे हैं, अपना तलवा घिसा रहे हैं। यानी बाहरी रूप को बचाने की जद्दोजहद में हम अंदरूनी तौर पर जख्मी हो रहे हैं। परसाई की एक पंक्ति है, तुम पर्दे का महत्व ही नहीं जानते, हम पर्दे पे कुर्बान हो रहे हैं। यही सार है। ये तो पूरे निबंध का सार लगता है। दूसरी तरफ हम सब हैं जो अपनी पूरी ऊर्जा, अपना पूरा जीवन इसी में लगा देते हैं कि हमारी कमियां, हमारी असलियत किसी को दिख ना जाए, भले उसकी कितनी भी बड़ी कीमत हमें क्यों ना चुकानी पड़े। सही बात है। ये बात मेरे दिमाग में अटक रही है। अगर वो इतना चलते थे या उन्होंने इतनी ठोकरें खाई तो जूता घिसना चाहिए, फटना नहीं चाहिए। ये फटा कैसे? परसाई भी इसी सवाल से जूझते हैं, है ना? हाँ, वो इसी सवाल पर अटक जाते हैं। वो कहते हैं कि बनिए के तगादे से बचने के लिए मीलों का चक्कर काटकर घर पहुंचने से भी जूता घिसता है, फटता नहीं। तो फिर ये जूता फटा कैसे? और फिर वो एक अनुमान लगाते हैं, मुझे लगता है तुम किसी सख्त चीज को ठोकर मारते रहे हो। किसी सख्त चीज को ठोकर मारना, ये सख्त चीज क्या है? यह सख्त चीज, या जिसे परसाई आगे टीला कहते हैं, वो समाज में सदियों से जमी हुई कुरीतियां, सामाजिक बुराइयां, अन्याय और गलत परंपराएं हैं। अच्छा, ये वो बाधाएं हैं जो इंसानियत की प्रगति के रास्ते में खड़ी हैं। प्रेमचंद उन लेखकों में से नहीं थे जो इन समस्याओं को देखकर, इनसे बचकर रास्ता बदलकर निकल जाएं। लेकिन समझौता करने में क्या बुराई थी? जैसा परसाई खुद एक उदाहरण देते हैं, सब नदियां पहाड़ थोड़ी ही फोड़ती हैं, कोई रास्ता बदलकर घूमकर भी तो चली जाती हैं। ज्यादातर लोग तो यही करते हैं। हाँ, मुश्किलों से बचकर निकल जाते हैं। बिल्कुल। और यहीं प्रेमचंद अलग हो जाते हैं। समझौता करना शायद आसान रास्ता होता, लेकिन वो प्रेमचंद का रास्ता नहीं था। उन्होंने उन सामाजिक टीलों से, उन सख्त चीजों से, हाँ, उन सख्त चीजों से समझौता नहीं किया, बल्कि उन्हें ठोकर मारी, अपने लेखन से, अपने जीवन के सिद्धांतों से। उन्होंने समाज की जाति प्रथा, सामंतवाद, गरीबी और पाखंड पर सीधा प्रहार किया, और यहीं पर उनका नेम धर्म यानी उनके सिद्धांत सामने आते हैं। तो उनके लिए अपने उसूलों पर टिके रहना ही आजादी थी। बिल्कुल। इसी संघर्ष में, इसी ठोकर मारने की प्रक्रिया में उनका जूता फट गया। यहाँ कोई भौतिक घटना नहीं, बल्कि एक वैचारिक संघर्ष का नतीजा है। हाँ। ये उस नुकसान का प्रतीक है जो सच के रास्ते पर चलने वाले को, व्यवस्था से टकराने वाले को उठाना पड़ता है। ये तो टकराव की कीमत है। बिल्कुल, ये समझौता न करने की कीमत है। समाज की सख्त और पथरीली सच्चाइयों से सीधे टकराने का नतीजा है। ये एक सम्मानजनक घाव है, शर्मिंदगी का कारण नहीं। तो अब सारी कड़ियां जुड़ रही हैं, फटा जूता, बाहर निकली उंगली और वो रहस्यमयी मुस्कान। अंत में परसाई इन सब का अर्थ समझ जाते हैं। वो कहते हैं कि ये पांव की उंगली एक इशारा कर रही है। हाँ, और ये इशारा उस चीज की तरफ है जिसे प्रेमचंद घृणित समझते हैं, जिसे उन्होंने ठोकर मार मार कर अपना जूता फाड़ा है। अच्छा। परसाई लिखते हैं कि जिसे तुम घृणित समझते हो, उसकी तरफ हाथ की नहीं, पांव की उंगली से इशारा करते हो। ये तिरस्कार का, नफरत का चरम है। वो उन सामाजिक बुराइयों को इतनी नफरत से देखते हैं कि हाथ से इशारा करना भी उन्हें गवारा नहीं। बिल्कुल। लेकिन ये इशारा सिर्फ उन सामाजिक बुराइयों पर नहीं है। परसाई को लगता है कि ये उंगली उन पर भी उठी हुई है। हाँ, और यही निबंध अपने शिखर पर पहुंचता है। ये इशारा हम सब पर भी है। हम सब पर। उन लोगों पर जो अपनी उंगली छिपाकर और तलवा घिसाकर चल रहे हैं, जो सामाजिक टीलों से बचकर उनसे समझौता करके किनारे से निकल रहे हैं, जो दिखावे की जिंदगी जी रहे हैं। हाँ, और अपनी असलियत पर पर्दा डाले हुए हैं। तो प्रेमचंद की उस व्यंग्यात्मक मुस्कान का मतलब अब साफ हो जाता है। वो मुस्कुराते लिए मानो कह रहे हो, मैंने तो ठोकर मार मार के जूता फाड़ लिया, उंगली बाहर निकल आई, पर मेरा पांव बचा रहा और मैं चलता रहा। मगर तुम, हाँ, मगर तुम उंगली को ढकने की चिंता में अपने तलवे का ही नाश कर रहे हो। तुम चलोगी कैसे? बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो वो हम सबसे पूछ रहे हैं। बाहरी दिखावे को बचाने की कोशिश में हम अपनी आत्मा, अपनी असलियत को नष्ट कर देते हैं। प्रेमचंद ने बाहरी आवरण की परवाह नहीं की, इसलिए उनकी आत्मा और उनके पैर दोनों सुरक्षित रहे। उनकी चाल में, उनके लेखन में कोई रुकावट नहीं आई। लेकिन जो लोग अपनी कमियों को छिपाने के लिए तलवा घिसा रहे हैं, उनकी यात्रा बहुत दर्दनाक और मुश्किल होने वाली है। वो ज्यादा दूर तक नहीं चल पाएंगे, क्योंकि उनकी नींव ही खोखली है।
तो हरिशंकर परसाई ने प्रेमचंद के फटे जूते के माध्यम से हमें सादगी, स्वाभिमान और सामाजिक पाखंड पर एक बहुत गहरी और जरूरी सोच दी है। हाँ, ये सिर्फ एक जूता नहीं बल्कि एक व्यक्ति के चरित्र, उसके मूल्यों और उसके साहस का प्रतीक है। एक फटा जूता किसी भी चमकदार महंगे जूते से ज्यादा सम्मानजनक हो सकता है। अगर उसे पहनने वाला व्यक्ति सच्चा और साहसी हो। बिल्कुल। और ये निबंध आज भी उतना ही प्रासंगिक है, शायद सोशल मीडिया के इस दौर में पहले से भी ज्यादा। और इसी बात पर हम अपने श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ना चाहेंगे। ये निबंध दिखावे के लिए तस्वीरें खिंचवाने पर व्यंग करता है। आज सोशल मीडिया के युग में जहां हर पल को एक आदर्श तस्वीर के लिए संवारा और सजाया जाता है, क्या ये मांग कर पहना गया कोट और इत्र छिड़की हुई फोटो अब एक आम बात नहीं बन गई है? सोचने वाली बात है। प्रेमचंद की वो व्यंग्यात्मक मुस्कान आज के इंस्टाग्राम फीड को देखकर क्या कहती, इस पर जरूर सोचिएगा। नमस्कार दोस्तों, तो आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब एवं लाइक नहीं किया तो अब कर दीजिए। धन्यवाद।